हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग? मस्त, बढ़िया। तो चलिए, पिछले लेक्चर में हम लोग ने डिस्कस किया था कि किसी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज कैसे फाइंड आउट करते हैं, माइनर्स क्या होता है, कोफैक्टर क्या होता है, एडजॉइंट क्या होता है, और किसी स्क्वायर मैट्रिक्स का हम इन्वर्स कैसे फाइंड आउट करते हैं। क्लियर? आज के लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे कि सॉल्यूशन ऑफ सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस ऑफ 2 वेरिएबल्स और 3 वेरिएबल्स with the help of मैट्रिक्स। with the help of मैट्रिक्स, मैट्रिक्स का यूज करके हम लीनियर इक्वेशन का सिस्टम का सॉल्यूशन फाइंड आउट करेंगे। क्लियर? तो पिछला लेक्चर अगर आपने मिस किया हो तो प्लीज देख लें ताकि इस लेक्चर को आप उससे रिलेट कर पाएं। तो चलिए, हम जानते हैं कि किसी सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस का सॉल्यूशन जो है विद द हेल्प ऑफ मैट्रिक्स कैसे फाइंड आउट करते हैं। क्लियर? तो चलिए, सबसे पहले हम एक टर्म है उसको डिफाइन करें कि कंसिस्टेंट क्या होता है। कंसिस्टेंट सिस्टम ऑफ इक्वेशंस कंसिस्टेंट सिस्टम ऑफ इक्वेशंस क्या है कि ए इक्वेशन a system of equations is said to be consistent if it has one or more solutions। ऐसा जो है सिस्टम ऑफ इक्वेशंस जो एक सॉल्यूशन या बहुत सा सॉल्यूशन रखता है, तो ऐसे जो है सिस्टम ऑफ इक्वेशंस को क्या कहते हैं? कंसिस्टेंट कहते हैं। क्या कहते हैं? कंसिस्टेंट कहते हैं। तो कंसिस्टेंट के लिए सिस्टम का हमारा सॉल्यूशन जो है क्या होना चाहिए? या तो यूनिक होना चाहिए या मेनी सॉल्यूशंस होना चाहिए। तो उस समय जो हमारा सिस्टम ऑफ इक्वेशंस है वो क्या कहलाता है? कंसिस्टेंट ऑफ सिस्टम ऑफ इक्वेशंस। तो यूनिक सॉल्यूशन के लिए डिटर्मिनेंट ए जो मैट्रिक्स जो इक्वेशन से जो हमारा ए मैट्रिक्स फॉर्म होगा उसका डिटर्मिनेंट ए जो है डज नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए। इस कंडीशन में हमारा जो सिस्टम होता है यूनिक सॉल्यूशन रखता है। क्या सॉल्यूशन रखता है? यूनिक सॉल्यूशन। इट हैज यूनिक सॉल्यूशन। ठीक है, हमें जो है इस लेक्चर में यह डिस्कस करना है कि विद द हेल्प ऑफ मैट्रिक्स किसी सिस्टम ऑफ इक्वेशंस का सॉल्यूशन फाइंड आउट करना है। क्लियर? तो उसके लिए हम मेथड अभी बताएंगे कि कैसे जो है मैट्रिक्स का यूज करके हम किसी सिस्टम ऑफ इक्वेशंस का सॉल्यूशन कैसे फाइंड आउट करते हैं। क्लियर? उसके पहले हम डिस्कस कर रहे हैं कि कंसिस्टेंट सिस्टम ऑफ इक्वेशंस क्या कहलाता है, कि जो हमारा सिस्टम इक्वेशंस का गिवन हो तो उसको कंसिस्टेंट कब कहते हैं? जब हमारा कोई सिस्टम ऑफ इक्वेशंस जो है या तो वन सॉल्यूशन रखता हो या मोर सॉल्यूशन रखता हो, तो उस कंडीशन में हमारा जो है सिस्टम क्या कहलाता है? कंसिस्टेंट कहलाता है। तो वन सॉल्यूशन के लिए डिटर्मिनेंट ए डज नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए, और मेनी सॉल्यूशन के लिए डिटर्मिनेंट ए इज इक्वल टू 0 and adjoint of A into B is also equal to 0। तो ये इस कंडीशन में हमारा जो सिस्टम होता है it has many solution। क्लियर कि मैट्रिक्स विद द हेल्प ऑफ मैट्रिक्स अगर हम किसी सिस्टम का सॉल्यूशंस फाइंड आउट करें तो जब हमारा जो है डिटर्मिनेंट ए इज इक्वल टू 0 हो और एडजॉइंट ए इंटू बी इज इक्वल टू 0 हो, दैट मीन्स सिस्टम हैज मेनी सॉल्यूशंस और इनफाइनाइट सॉल्यूशंस। और जब हमारा जो है डिटर्मिनेंट ए डज नॉट इक्वल टू 0 हो, दैट मीन्स सिस्टम हमारा क्या होता है? यूनिक सॉल्यूशन रखता है। तो ऐसा जो है सिस्टम ऑफ इक्वेशंस जिसमें वन सॉल्यूशन हो और मेनी सॉल्यूशंस हो, तो ऐसे सिस्टम ऑफ इक्वेशंस को हम क्या बोलते हैं? कंसिस्टेंट सिस्टम ऑफ इक्वेशंस। क्लियर? और नेक्स्ट एक टर्म है आपका कि इनकंसिस्टेंट।
inconsistent system of equations. क्लियर। नेक्स्ट क्या है आपका, इनकंसिस्टेंट जो है सिस्टम ऑफ इक्वेशंस क्या होता है। तो ऐसा सिस्टम ऑफ इक्वेशंस जिसका कोई सॉल्यूशन ना हो, दैट मीन्स इट हैज नो सॉल्यूशन, देन सिस्टम ऑफ इक्वेशंस इज नोन एज इनकंसिस्टेंट सिस्टम ऑफ इक्वेशन। ए system of equations is said to be inconsistent if it has no solution. कि सिस्टम ऑफ इक्वेशंस जो होता है वो कोई सॉल्यूशन ना रखता हो, तो उस कंडीशन में सिस्टम ऑफ इक्वेशंस को हम क्या बोलते हैं, इनकंसिस्टेंट सिस्टम ऑफ इक्वेशंस। और इसके लिए हमारा कंडीशन होता है कि डिटर्मिनेंट ए इज इक्वल टू 0 एंड एडजॉइंट ऑफ ए इंटू बी डज नॉट इक्वल टू 0। अगर इस तरह का कंडीशन मिले कि डिटर्मिनेंट ए जो है 0 हो और एडजॉइंट ए इंटू बी इज does not equal to 0, then system of equations is said to be inconsistent. क्लियर। ये कंसिस्टेंट क्या है, इनकंसिस्टेंट क्या है। तो कंसिस्टेंट में क्या होता है हमारा कि सिस्टम ऑफ इक्वेशंस जो है या तो वन सॉल्यूशन रखेगा, यूनिक सॉल्यूशन, या मोर सॉल्यूशन, दैट मीन्स मेनी सॉल्यूशंस और इनफाइनाइट सॉल्यूशंस। उसका कंडीशन है कि अगर वन सॉल्यूशन है तो उसके लिए डिटर्मिनेंट ए डज नॉट इक्वल टू 0 होगा। अगर जो है डिटर्मिनेंट ए 0 हो और एडजॉइंट ए इंटू बी इज आल्सो 0 हो, तो उस कंडीशन में हमारा जो सिस्टम ऑफ इक्वेशंस है हैज मेनी सॉल्यूशंस और इनफाइनाइट सॉल्यूशन। क्लियर। और इनकंसिस्टेंट सिस्टम ऑफ इक्वेशंस जो है उस कंडीशन में सिस्टम हमारा जो है क्या कहलाता है, इनकंसिस्टेंट कहलाता है, जब उस सिस्टम का कोई सॉल्यूशन नहीं होता है। क्लियर। नोट कर ले। तो कोई भी हमारा सिस्टम ऑफ इक्वेशंस है तो विद द हेल्प ऑफ मैट्रिक्स उस सिस्टम ऑफ इक्वेशंस का सॉल्यूशन हमें फाइंड आउट करना है। क्लियर। तो इस लेक्चर में हमें यही डिस्कस करना है कि कोई हमारा जो है सिस्टम ऑफ इक्वेशंस गिवन हो 2 वेरिएबल्स और 3 वेरिएबल्स, तो उस वेरिएबल्स का वैल्यू कैसे फाइंड आउट करेंगे, विद द हेल्प ऑफ मैट्रिक्स। क्लियर। कि सॉल्यूशन ऑफ सिस्टम ऑफ इक्वेशंस with the help of मैट्रिक्स। क्या है हमारा कि किसी सिस्टम का जो है हम सॉल्यूशन फाइंड आउट करेंगे विद द हेल्प ऑफ मैट्रिक्स। ठीक है। तो पिछले लेक्चर में हमने जो है इनवर्स फाइंड आउट किया था और इनवर्स के लिए हमने एडजॉइंट ए बाई डिटर्मिनेंट ए किया था। तो एडजॉइंट ए जो है फाइंड आउट करने के लिए हमने जो है उसके पिछले लेक्चर में डिस्कस किया था। ऐसे ही ट्रांसपोज डिस्कस किया था, माइनस एंड कोफैक्टर डिस्कस किया था। क्लियर। आप जो है उसको सीख लिए हैं, प्रैक्टिस भी कर लिए हैं। क्लियर। अगर आप मिस किए हो उस वीडियो को तो निश्चित रूप से देखें, क्योंकि बिना उसके इसको समझना इम्पॉसिबल है। क्लियर। तो बिल्कुल ही इसे भी ध्यान से देखें और उसको भी देख लें। ठीक है। चलिए, सॉल्यूशन ऑफ सिस्टम ऑफ इक्वेशंस विद द हेल्प ऑफ मैट्रिक्स। इसके लिए होता है कि x जो होता है a इनवर्स इंटू बी। क्लियर। ये फॉर्मूला होता है आपका कि x इज इक्वल टू a इनवर्स इज इक्वल इंटू बी। क्लियर। अब a क्या है और b क्या है, a क्या है और b क्या है। तो a जो है एक मैट्रिक्स है जो कि वेरिएबल के जो एलिमेंट्स हैं उसको लेकर के फॉर्म होते हैं, और b जो है हमारा जो कांस्टेंट टर्म है उस कांस्टेंट टर्म को लेकर के जो हमारा मैट्रिक्स है वो बी मैट्रिक्स है। और ए जब मैट्रिक्स मिल जाएगा तो उसका हम क्या करेंगे, ए इनवर्स निकालेंगे,
और उसको जो है b के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, और x जो हमारा क्या है, वेरिएबल है। जितने वेरिएबल्स है उसको जो है अगर हम मैट्रिक्स फॉर्म में लिखें तो उससे हमारा जो है जो मैट्रिक्स मिलेगा, क्या मिलेगा, x मिलेगा। क्लियर। चलिए क्वेश्चन लेकर के समझते हैं। क्वेश्चन है आपका कि सॉल्व दिस सिस्टम ऑफ इक्वेशंस गिवन एज x plus 2y is equal to 9 and 5x plus 2y is equal to 4 and 7x plus 3y is equal to 5। क्लियर। क्वेश्चन क्या है कि सॉल्व दिस सिस्टम ऑफ द गिवन इक्वेशंस। जो हमारा इक्वेशन दिया है 5x plus 2y is equal to 4 and 7x plus 3y is equal to 5, क्या है, हमारा एक सिस्टम ऑफ इक्वेशंस है। और इस सिस्टम ऑफ इक्वेशंस में कितने वेरिएबल हैं, 2 वेरिएबल हैं, x एंड y। क्लियर। अब हमें क्या करना है, x एंड y का वैल्यू फाइंड आउट करना है विद द हेल्प ऑफ मैट्रिक्स। क्लियर। अब हमारा a मैट्रिक्स क्या है, a मैट्रिक्स जो होता है वेरिएबल के साथ जो कोफिशिएंट है, जैसे x के साथ क्या है हमारा कोफिशिएंट 5 है, y के साथ कोफिशिएंट क्या है 2 है। तो जो फर्स्ट लीनियर इक्वेशन है उसके x और y के कोफिशिएंट को लेकर के फर्स्ट रो, ठीक है, और जो सेकेंड इक्वेशन है उसके जो है कोफिशिएंट को x और y के कोफिशिएंट को लेंगे तो ये सेकेंड रो, और इन एलिमेंट से, इन कोफिशिएंट से जो हमारा मैट्रिक्स फॉर्म होता है वही मैट्रिक्स हमारा क्या होता है, A कहलाता है। क्लियर। और जो B होता है वो जो कांस्टेंट टर्म है 4, 5, 0, 1 कुछ भी हो सकता है, तो जो 4 और 5 है इस एलिमेंट्स को लेकर के जो हमारा मैट्रिक्स फॉर्म होगा वो मैट्रिक्स क्या होगा, B होगा। क्लियर। तो सॉल्यूशन करने के लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले जो है जो गिवन सिस्टम ऑफ इक्वेशंस है उससे A और B मैट्रिक्स डिफाइन करेंगे। तो A मैट्रिक्स हमारा डिफाइन हो गया कि जो भी वेरिएबल है उसके कोफिशिएंट के एलिमेंट्स को लेकर के जो मैट्रिक्स फॉर्म होता है वही मैट्रिक्स हमारा क्या होता है, A होता है। और जो B मैट्रिक्स होता है वो कांस्टेंट टर्म को लेकर के जो हम मैट्रिक्स फॉर्म होगा वही हमारा B मैट्रिक्स होगा। क्लियर। अब हमें क्या करना है, A इनवर्स फाइंड आउट करना है। तो A इनवर्स के लिए हम पिछले लेक्चर में डिस्कस किए हैं कि A इनवर्स होता क्या है आपका, A इनवर्स इज इक्वल टू एडजॉइंट ऑफ A बाई डिटर्मिनेंट ऑफ A। क्लियर। क्लियर। और किस मैट्रिक्स का हम इनवर्स फाइंड आउट कर सकते हैं, उस लेक्चर में हमने यह भी डिस्कस किया है कि नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स जो होगा उसी का हम जो है इनवर्स फाइंड आउट कर सकते हैं। क्लियर। नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स मींस दैट मींस डिटर्मिनेंट A डज नॉट इक्वल टू 0। ऐसा स्क्वायर मैट्रिक्स जिसमें डिटर्मिनेंट A डज नॉट इक्वल टू 0 हो, तो ऐसे स्क्वायर मैट्रिक्स को नॉन सिंगुलर स्क्वायर मैट्रिक्स बोलते हैं। तो नॉन सिंगुलर स्क्वायर मैट्रिक्स का ही हम इनवर्स फाइंड आउट कर सकते हैं। तो हमारा तो ये स्क्वायर मैट्रिक्स है, क्लियर, 2/2 का, ठीक है। अब नॉन सिंगुलर है कि नहीं, नॉन सिंगुलर के लिए डिटर्मिनेंट A फाइंड आउट करेंगे। तो डिटर्मिनेंट ऑफ A इज इक्वल टू 5, 7, 2, 3। अब इसका जो है वैल्यू फाइंड आउट करें तो क्या हो जाएगा आपका 5 इंटू 3 माइनस 2 इंटू 7, 15 माइनस 14 दैट इज इक्वल टू 1। क्लियर। दैट मीन्स डज नॉट इक्वल टू 0। क्लियर। दैट मीन्स A जो हमारा मैट्रिक्स है वो क्या है, नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है। तो नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है तो उसके लिए हमें क्या चाहिए, इनवर्स फाइंड आउट करने के लिए एडजॉइंट चाहिए। क्या चाहिए, एडजॉइंट चाहिए। एडजॉइंट क्या होता है, एडजॉइंट क्या होता है, पिछले लेक्चर्स में हमने डिस्कस किया है कि किसी भी मैट्रिक्स का एडजॉइंट जो होता है उस मैट्रिक्स के एलिमेंट्स के कोफैक्टर से जो हमारा मैट्रिक्स फॉर्म हो उसका ट्रांसपोज ही क्या कहलाता है, उसका एडजॉइंट कहलाता है। क्लियर। तो चलिए अब 5 का जो है कोफैक्टर, 5 का कोफैक्टर क्या होगा आपका, 5 का कोफैक्टर आपका क्या हो जाएगा, चाहे लिखे ऐसे, एडजॉइंट ऑफ A इज इक्वल टू ट्रांसपोज ऑफ A11, A12, A21, A22। क्लियर। क्लियर। अब हमें फाइंड आउट करना है कि A11 क्या है, A11 क्या है। तो ट्रांसपोज ऑफ A11 दैट मीन्स 5 का कोफैक्टर, 5 का कोफैक्टर क्या होगा 3।
कोफैक्टर के लिए हमने फार्मूला बताया है कि ए आई जे इज इक्वल टू -1 आई प्लस जे एम आई जे। क्लियर? वेयर एम आई जे इज माइनर। क्या है आपका? माइनर है। क्लियर? पिछले लेक्चर में हमने डिस्कस किया है कि किसी एलिमेंट का जो है कोफैक्टर ये होता है। तो चलिए a11 मीन्स -1 टू द पावर 1 प्लस 1 एम आई जे 3, तो -1 टू द पावर 1 प्लस 1 दैट इज इक्वल टू +1 दैट इज इक्वल टू 3। फिर 2 का कोफैक्टर हमारा क्या होगा? माइनर आपका 7 हो गया। माइनर क्या हो गया? 7। और प्लस होगा कि माइनस होगा? देखें तो -1 टू द पावर 1 प्लस 2 3, -1 टू द पावर 3 -7। ठीक है। फिर 7 का कोफैक्टर 2 होगा। ये क्या है? 2 प्लस 1 3 माइनस हो गया। फिर हमारा 3 क्या है? 3 का माइनर 5 है। 3 का माइनर क्या है? 5 है। और इसका जो है -1 टू द पावर 2 प्लस 2 दैट इज इक्वल टू प्लस। ठीक है। अब इसका ट्रांसपोज लिख दें। इसका ट्रांसपोज लिख दें। ट्रांसपोज मीन्स क्या होता है? रो और कॉलम को आपस में इंटरचेंज करने से जो मैट्रिक्स फॉर्म हो वही उस मैट्रिक्स का ट्रांसपोज कहलाता है। क्लियर? तो हम क्या फाइंड आउट कर लिए कि एडजॉइंट ए इज इक्वल टू 3 - 2 -7 5। क्लियर? अब हमें क्या चाहिए? इनवर्स चाहिए। ठीक है। तो इनवर्स फाइंड आउट करें। तो इनवर्स क्या होगा आपका? ए इनवर्स इज इक्वल टू 1 बाई डिटर्मिनेंट ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए। क्लियर? तो एडजॉइंट ऑफ ए मीन्स 3 - 2 -7 5। क्लियर? तो ए इनवर्स आपका मिल गया मैट्रिक्स 3 - 2 -7 5। फार्मूला क्या है आपका? वैल्यू ऑफ हमें क्या करना है? एक्स और वाई का वैल्यू फाइंड आउट करना है। उसके लिए फार्मूला क्या है आपका? एक्स इज इक्वल टू ए इनवर्स इंटू बी। एक्स इज इक्वल टू ए इनवर्स इंटू बी। यही है आपका फार्मूला। एक्स इज इक्वल टू ए इनवर्स इंटू बी। एक्स मीन्स जितने वेरिएबल हैं उसको ऐसे लिख लेंगे। ठीक है। इज इक्वल टू ए इनवर्स हमने फाइंड आउट किया 3 - 7 -2 5 और बी क्या है? 4 5। क्लियर? अब जो है बाई मल्टीप्लीकेशन, अब इसमें क्या हो गया? 2 मैट्रिक्स मिल गया। ए इनवर्स जो है ए का इनवर्स है और वो भी एक मैट्रिक्स है। ठीक है। और ये बी एक मैट्रिक्स है। इसको जो है मल्टीप्लाई करना है। तो पिछले लेक्चर में हमने जो है 2 मैट्रिसेस का प्रोडक्ट और मल्टीप्लिकेशन के बारे में बताया आपको कि कब जो है मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल होता है। जो फर्स्ट जो है मैट्रिक्स का अगर नंबर ऑफ कॉलम्स और सेकेंड मैट्रिक्स का नंबर ऑफ रोज इक्वल हो, देखिए इक्वल है, तो उस कंडीशन में हमारा मल्टीप्लिकेशन क्या होता है? पॉसिबल होता है। तो यहां पे मिल गया आपका कि एक्स वाई इज इक्वल टू, अब मल्टीप्लिकेशन कैसे होता है ये भी हमने पिछले लेक्चर्स में डिस्कस किया है कि फर्स्ट रो और ये हमारा क्या है? फर्स्ट कॉलम, एक ही कॉलम है, तो फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम के करेस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स के प्रोडक्ट का सम जो होता है वही एलिमेंट होगा। फिर जो है सेकेंड रो और फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम के करेस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स का प्रोडक्ट का सम, तो आपका हो गया एक्स वाई इज इक्वल टू 12 - 10 2 एंड -28 + 25 - 3। ठीक है। अब मैट्रिसेस लेक्चर्स में हमने डिस्कस किया है कि 2 मैट्रिक्स जो है इक्वल हो, दैट मीन्स उसके करेस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स आर इक्वल। तो आफ्टर देन वी गेट x इज इक्वल टू 2 एंड y इज इक्वल टू -3। क्लियर? तो जो हमारा सिस्टम ऑफ इक्वेशंस था 5x + 2y इक्वल टू 4 एंड 7x + 3y इक्वल टू 5, उसमें x का वैल्यू है 2 और y का वैल्यू है क्या है? -3। क्लियर? तो विद द हेल्प ऑफ मैट्रिक्स वी कैन फाइंड द सॉल्यूशन ऑफ सिस्टम ऑफ गिवन इक्वेशंस। ठीक है। वो 2 वेरिएबल्स का हो या 3 वेरिएबल्स का है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमने जो है कौन सा क्वेश्चन लिया है जिसमें 2 वेरिएबल्स हो। तो हमने जो है डिफाइन किया कि ए जो मैट्रिक्स है वो जो हमारे वेरिएबल है उसके कोफिशिएंट्स के जो हैं उनसे जो हमारा मैट्रिक्स मिल रहा है वही हमारा जो है मैट्रिक्स ए होता है, और जो बी मैट्रिक्स होता है वो कांस्टेंट टर्म वाला होता है, और जो एक्स है जितने वेरिएबल हैं उसको अगर हम लिख दें, ठीक है, एज कॉलम, तो वो हमारा जो है मैट्रिक्स
x फॉर्म होता है। तो इस तरह से मैट्रिक्स का यूज करके हम जो है किसी सिस्टम ऑफ इक्वेशंस का सॉल्यूशन फाइंड आउट कर सकते हैं। क्लियर? नोट कर लें, नोट कर लें। चलिए नेक्स्ट जो है क्वेश्चन लेते हैं जिसमें वेरिएबल क्या हो, 3 वेरिएबल्स हो, 3 वेरिएबल्स हो। तो 3 वेरिएबल्स में भी सेम प्रोसेस हमारा क्या है, यही है कि अगर जो है हमारा कोई सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस, ये क्या हमारा लीनियर इक्वेशन ऑफ 2 वेरिएबल्स और 3 वेरिएबल्स, ठीक है। 2 वेरिएबल और 3 वेरिएबल का हमारा जो है सिस्टम ऑफ इक्वेशंस गिवन है, जिसमें जितने वेरिएबल्स हैं उसका वैल्यू फाइंड आउट करना है विद द हेल्प ऑफ मैट्रिक्स। और उसके लिए हमने फार्मूला अप्लाई किया। क्या फार्मूला अप्लाई किया कि x इज इक्वल टू ए इनवर्स इंटू बी। क्लियर? चलिए 3 वेरिएबल का हम क्वेश्चन लें, x प्लस 2y प्लस जेड इज इक्वल टू 7, ठीक है। नेक्स्ट आपका है कि x प्लस 3z इज इक्वल टू 11 एंड थर्ड आपका इक्वेशन है 2x माइनस 3y इज इक्वल टू 1। क्लियर? क्या है क्वेश्चन कि सॉल्व द सिस्टम ऑफ इक्वेशंस, द सिस्टम ऑफ इक्वेशंस with the help of मैट्रिक्स, ठीक है। एक हमारा जो है सिस्टम ऑफ इक्वेशंस गिवन है और उसमें जो है विद द हेल्प ऑफ मैट्रिक्स हमें फाइंड आउट करना है कि जो वेरिएबल है उनका वैल्यू कितना होगा, उसके लिए सॉल्यूशन क्या होगा। क्लियर? ये आपका क्वेश्चन है PYQ 2005 8 5 8 एंड 11। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, सॉल्यूशन करें इसको। क्या आपका x प्लस 2y प्लस जेड इज इक्वल टू 7। अभी हमने बताया कि हमारा A एक मैट्रिक्स होगा जो कि जो वेरिएबल्स हैं उन वेरिएबल्स के कोफिशिएंट्स से मेड है। तो x का कोफिशिएंट क्या है, 1 है, ठीक है। फिर y का कोफिशिएंट क्या है, 2 है। z का कोफिशिएंट क्या है, 1 है, ठीक है। तो 1 2 1, ठीक है। फर्स्ट रो के एलिमेंट्स हो गए। फिर सेकेंड इक्वेशन में हमारा x का वेरिएबल क्या है, कोफिशिएंट 1 है। फिर y नहीं है, दैट मीन्स उसका कोफिशिएंट क्या हो गया, 0 और z का कोफिशिएंट 3। तो ये सेकेंड रो के एलिमेंट्स मिल गए। अब थर्ड रो के एलिमेंट देखें तो थर्ड में x का हमारा कोफिशिएंट क्या है, 2 है। y का कोफिशिएंट क्या है, -3 है और z नहीं है, दैट मीन्स उसका कोफिशिएंट क्या है, 0 है। तो ये आपका a हो गया। क्लियर? a हो गया। अब हमें क्या चाहिए, b चाहिए। b क्या होता है, जो हमारे कांस्टेंट टर्म्स हैं उनको लिखते हैं, जो बराबर के इस साइड में है उसको लिखते हैं। तो 7 11 एंड 1। क्लियर? अब हमें क्या चाहिए, x इज इक्वल टू ए इनवर्स इंटू बी होता है, ए इनवर्स चाहिए। तो ए इनवर्स के लिए हमें क्या चाहिए, डिटर्मिनेंट ए चाहिए। तो डिटर्मिनेंट ए फाइंड आउट करें, 1 1 2 2 0 -3 1 3 0, ठीक है। क्या हो गया आपका, 1 0 -3 3 0 -2 1 2 3 0, फिर प्लस 1, क्या होगा आपका 1 2 0 -3, ठीक है। अब इसे सिंप्लीफाई करें तो 0 माइनस बाई रूल और माइनस इसमें है ही, तो क्या हो गया प्लस, फिर -2 0 -6, फिर +1 -3 -0, क्या मिल गया आपका 9 + 12 -3, कितना हो गया 21 -3, दैट इज इक्वल टू 18, ठीक है। तो डिटर्मिनेंट ए का वैल्यू मिल गया आपका 18 डज नॉट इक्वल टू 0, दैट मीन्स गिवन सिस्टम ऑफ इक्वेशंस हैज ए यूनिक सॉल्यूशन, तो जब यूनिक सॉल्यूशन है तो उस सॉल्यूशन को हमें क्या करना है, फाइंड आउट करना है। क्लियर? जब हमारा यूनिक सॉल्यूशन है तो उस यूनिक सॉल्यूशन का ही हमारा क्या करना है, फाइंड आउट करना है इस सिस्टम ऑफ इक्वेशंस का। तो चलिए अब एडजॉइंट ए फाइंड आउट करें। सॉरी, तो एडजॉइंट ए के लिए एडजॉइंट ए क्या होता है आपका, ट्रांसपोज ऑफ
कोफैक्टर से जो हमारा जो है मैट्रिक्स है उसका जो है ट्रांसपोज ही एडजॉइंट ऑफ ए होगा। क्लियर? तो A11, A12, A13, A21, A22, A23, A31, A32, A33। क्लियर? अब हमें जो है क्या चाहिए? कोफैक्टर चाहिए एवरी एलिमेंट का कोफैक्टर चाहिए। तो A11 फाइंड आउट करें। A11 क्या होता है आपका? -1 टू द पावर I प्लस जे इंटू माइनर ऑफ आई जे। ठीक है, माइनर ऑफ आई जे। ठीक है, तो A11 के लिए क्या हो जाएगा आपका? ये आपका फॉर्मूला हो गया। ठीक है, अब A11 चाहिए तो A11 के लिए -1 टू द पावर 1 प्लस 1 M11। ठीक है, M11 क्या होगा आपका? M11 क्या होगा? इस एलिमेंट का माइनर क्या है? 0 -3 30। ठीक है, तो क्या हो गया आपका? ये -1 का होल स्क्वायर प्लस, और ये हो गया 0 -9, दैट मीन्स 9। तो ये एलिमेंट मिल गया A11 इज इक्वल टू 9। सिमिलरली आप A12 फाइंड आउट करें तो -1 टू द पावर 1 प्लस 2। ठीक है, इस एलिमेंट का माइनर क्या होगा? 1 2 3 0। तो क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा यहाँ पे -1 टू द पावर 3 -1, और यहाँ से हो गया 0 -6, दैट इज इक्वल टू 6। क्लियर? फिर A13 -1 टू द पावर 1 प्लस 3। अब इस एलिमेंट का हमारा माइनर 1 2 0 -3। ठीक है, तो -1 टू द पावर 4, ये आपका हो गया -3 -0, दैट इज इक्वल टू -3। क्लियर? अब नेक्स्ट जो है हमारा क्या है? A21 मीन्स -1 टू द पावर 2 प्लस 1 एंड माइनर ऑफ 1। तो माइनर ऑफ 1 क्या होगा आपका? 2 -3 1 0, 2 -3 1 0। तो ये आपका हो गया -1 टू द पावर 3 0 प्लस 3, दैट इज इक्वल टू -3। क्लियर? फिर A22 तो -1 टू द पावर 4, और इस जीरो का जो है माइनर, इस जीरो का माइनर क्या होगा? 1 2 1 0। ठीक है, तो क्या हो गया आपका? -2। क्लियर? ऐसे ही सिमिलरली A23 -1 टू द पावर 5, और इसका जो है माइनर 1 2 2 -3, 1 2 2 -3। तो ये हो गया -1 टू द पावर 5, दैट मीन्स -1 एंड -3 -4, -3 -4 -7, दैट इज इक्वल टू 7। क्लियर? नोट कर ले। तो हमने जो है अभी फाइंड आउट किया फर्स्ट रो और सेकेंड रो के एलिमेंट्स का जो है कोफैक्टर। ठीक है, नोट कर ले। चलिए, तो क्या हो गया आपका कि फिर हमें क्या चाहिए? थर्ड रो के एलिमेंट्स का हमें कोफैक्टर चाहिए थर्ड रो के। चलिए ए यहां पे लिख लें, मिट गया आपका। तो 1 2 1 1 0 3 2 -3 0। क्लियर? अब इस जो है थर्ड रो के एलिमेंट्स का जो है हमें कोफैक्टर चाहिए। तो A31 चाहिए, तो -1 टू द पावर 3 प्लस 1। अब इसका जो है माइनर 2013 क्या मिल गया आपका? -1 टू द पावर 4 प्लस 1 और 6 -0, दैट इज इक्वल टू 6। फिर ऐसे ही 1 3 2 -1 टू द पावर 5। अब इस एलिमेंट का -3 का क्या हो गया आपका? माइनर 1 1 1 3, तो -1 and 3 -1, that is equal to -2। and similarly cofactor of A33 means cofactor of 0। तो 0 का माइनर क्या होगा? 1 1 2 0, और ये हो गया -1 टू द पावर 6, दैट इज इक्वल टू 1 और 0 -2, दैट इज इक्वल टू -2। क्लियर? तो हमारा क्या चाहिए? एडजॉइंट ऑफ ए। तो एडजॉइंट ऑफ ए जो है हमारा क्या होगा? एडजॉइंट ऑफ ए जो है, एडजॉइंट ऑफ ए इज इक्वल टू
transpose of such matrix which is made from cofactors of the elements. तो adjoint of A means transpose of A11 कितना मिला था 9, A12 6, A13 -3, ठीक है। फिर A21 क्या है आपका -3, A22 क्या है -2, A23 क्या है आपका 7, ठीक है। फिर A31 6, A32 -2 एंड A33 -2। क्लियर। तो क्या हो गया आपका एडजॉइंट जो है इसका ट्रांसपोज मीन्स इसका रो और कॉलम आपस में इंटरचेंज कर लें। तो क्या हो गया आपका 9 -3 6 -2 -3 7 -2। क्लियर। तो एडजॉइंट ऑफ ए जो है फाइंड आउट हो गया। क्लियर। तो एडजॉइंट ऑफ ए जो है हमारा क्या होता है कि उसके एलिमेंट्स के कोफैक्टर से जो हमारा मैट्रिक्स है उसका ट्रांसपोज ही हमारा क्या होता है एडजॉइंट होता है। पिछले लेक्चर में हम लोगों ने जो है एडजॉइंट निकालना सीखा था, ठीक है। तो वैसे हम एडजॉइंट जो है यहां पे फाइंड आउट कर लेंगे। अब हमें क्या चाहिए इनवर्स चाहिए। तो ए इनवर्स के लिए क्या होता है आपका डिटर्मिनेंट 1 डिटर्मिनेंट ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए। क्लियर। अब 1 डिटर्मिनेंट ए का वैल्यू कितना मिला था आपको 18, 1/18 ये हो गया आपका 9 6 -3 -2 7 6 -2 क्लियर। अब जो है ए इनवर्स इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 18 1/18 किसी भी स्केलर से अगर किसी मैट्रिक्स में मल्टीप्लाई करें तो हमारा क्या होता है एवरी एलिमेंट्स में मल्टीप्लीकेशन होता है उस स्केलर का। क्लियर। तो 1/18 से अगर 9 में मल्टीप्लाई करें तो 9/18 दैट मीन इज इक्वल टू 1/2। 6/18 1/3 -3/18 -1/6 -3/18 -1/6 -2 -1/9 7/18। क्लियर। फिर 6/18 1/3 -2/18 -1/9 -2/18 -1/9। क्लियर। नोट कर लें। तो ऐसे जो है हमारा क्या मिल गया आपका ए इनवर्स मिल गया। ए इनवर्स कैसे हमने फाइंड आउट किया एडजॉइंट ऑफ ए बाय डिटर्मिनेंट ए। क्लियर। एडजॉइंट ऑफ ए बाय डिटर्मिनेंट ए। तो हमें जो है इनवर्स मिल गया। नोट कर लें। तो चलिए अब हमारा क्या है एक्स जो है इज इक्वल टू क्या होता है ए इनवर्स इंटू बी होता है। एक्स क्या होता है ए इनवर्स इंटू बी। तो एक्स जो है हमारा क्या होगा जो वेरिएबल से जो हमारा जो है एक्स इज इक्वल टू ए इनवर्स इंटू बी। एक्स क्या है जितने वेरिएबल हैं उससे जो हमारा जो मैट्रिक्स फॉर्म होगा वही हमारा क्या कहलाता है एक्स कहलाता है। ए इनवर्स आपका कितना आया 1/2 1/3 -1/6 -1/6 -1/9 7/18 1/3 -1/9 -1/9। ठीक है। और बी क्या है हमारा जो कांस्टेंट है उससे जो हमारा मैट्रिक्स है वो हमारा क्या है बी है। क्लियर। तो ये आपका हो गया कि x इज इक्वल टू ए इनवर्स इंटू बी। एक्स इज इक्वल टू ए इनवर्स इंटू बी। ठीक है। तो x इज इक्वल टू ए इनवर्स बी मिल गया आपका। तो अब ये क्या करेंगे यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे इसको। तो मल्टीप्लाई करें कैसे मल्टीप्लाई करेंगे कि फर्स्ट रो और कॉलम। ये हमारा मैट्रिक्स क्या है 3/3 का, ये मैट्रिक्स क्या है 3/1 का। तो फर्स्ट का कॉलम और सेकंड का रो इक्वल है तो इससे जो हमारा मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है। चलिए मल्टीप्लाई करें। तो 1/2 दैट मीन्स 7/2 -11/6 प्लस 1/3। फिर हमारा क्या होगा इससे तो 7/3 -11/9 -1/9 फिर
7/6, ठीक, प्लस 77/18 माइनस 1/9। क्लियर। अब इसको जो है सिंप्लीफाई कर लें, सिंप्लीफाई कर लें। क्या होगा आपका एलसीएम यहाँ पे 2 6 3 का 3 एलसीएम हो गया, ठीक है, तो 6 एलसीएम हो गया। क्या हो गया 6, 2 3 जा 6, 3 7 जा 21, 21 माइनस 11 प्लस 2। क्लियर। यहां पे हमारा क्या होगा 9 होगा एलसीएम, तो 3 21 माइनस 11 माइनस 1। क्लियर। फिर यहां पे हमारा क्या होगा 18 होगा, ठीक, तो फिर माइनस 21 प्लस 77 माइनस 2। क्लियर। अब चलें इसको और सिंप्लीफाई करें, तो ये मिल गया आपका 21 और 2 23 और 23 माइनस 11 12/6 मीन्स 2। क्लियर। फिर 21 माइनस 12 9, तो 9/9 इज इक्वल टू 1। क्लियर। फिर 77 माइनस 23, तो 18 3 जा। क्लियर। तो क्या मिल गया आपका, ये मिल गया कि 2 1 3 मैट्रिक्स मिल गया आपका, ठीक है, ठीक है। ये क्या होता है x इज इक्वल टू, दैट मीन्स एक्स वाई जेड इज इक्वल टू, तो दो जो है मैट्रिक्स हमारा इक्वल है, दैट मीन्स उसके करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स क्या होंगे इक्वल होंगे। तो हमारा क्या मिल गया x इज इक्वल टू 2, y इज इक्वल टू 1 एंड z इज इक्वल टू 3। क्लियर। तो गिवन सिस्टम ऑफ इक्वेशंस का जो सॉल्यूशन है क्या है x इज इक्वल टू 2, y इज इक्वल टू 1 एंड z इज इक्वल टू 3। क्लियर। नोट कर लें, नोट कर लें, नोट कर लें। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है कि, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कि 2x प्लस 3y प्लस 3z इज इक्वल टू 5, x माइनस 2y प्लस z इज इक्वल टू माइनस 4 एंड 3x माइनस y माइनस 2z इज इक्वल टू 3। सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस का सॉल्यूशन हमें फाइंड आउट करना है विद द हेल्प ऑफ मैट्रिक्स। क्लियर। तो चलिए हमारा क्या होगा, क्या होगा इसके लिए, क्या होता है x इज इक्वल टू a इनवर्स इंटू बी। तो a क्या है आपका, a जो है जो वेरिएबल्स हैं उसके कोफिशिएंट से जो हमारा मैट्रिक्स जो है मेड होगा वही हमारा क्या कहलाएगा a कहलाएगा। तो हो गया 2 3 3 1 माइनस 2 1 3 माइनस 1 माइनस 2। ठीक है। b का क्या होगा, b आपका है 5 माइनस 4 3। क्लियर। अब a इनवर्स चाहिए। a इनवर्स के लिए सबसे पहले हमें क्या चाहिए, डिटर्मिनेंट a। तो डिटर्मिनेंट a का वैल्यू फाइंड आउट करें, तो 3 माइनस 2 माइनस 1 3 1 माइनस 2। इसका वैल्यू कितना होगा आपका 2 माइनस 2 माइनस 1 1 माइनस 2, फिर माइनस 3 1 3 1 माइनस 2, फिर प्लस 3 1 3 1 3 माइनस 2 माइनस 1। क्लियर। तो हमारा क्या हो गया 2 इंटू 4 प्लस 1, फिर माइनस 3 माइनस 2 माइनस 3 एंड प्लस 3 माइनस 1 प्लस 6। तो यहां से मिल गया 5 2 जा 10, फिर माइनस 5 इंटू माइनस 3 दैट इज इक्वल टू प्लस 15, फिर यहां से 5 इंटू 3 15 दैट इज इक्वल टू 40। क्लियर। डज नॉट इक्वल टू 0। सॉरी, तो a जो है का डिटर्मिनेंट a जो है का वैल्यू कितना मिल गया आपका 40, डज नॉट इक्वल टू 0। दैट मीन्स a इनवर्स हमें फाइंड आउट करना है। तो a इनवर्स क्या मिलेगा आपका, एडजॉइंट ऑफ a फाइंड आउट करें, क्योंकि a इनवर्स क्या होता है, एडजॉइंट a बाई डिटर्मिनेंट a होता है। तो एडजॉइंट a के लिए ट्रांसपोज ऑफ क्या होगा आपका, जो एलिमेंट्स हैं मैट्रिक्स A के जो एलिमेंट्स हैं उसके कोफैक्टर से जो हमारा मैट्रिक्स फॉर्म होगा उसी का ट्रांसपोज एडजॉइंट कहलाता है। क्लियर। पिछले लेक्चर्स में हमने जो है एडजॉइंट बताया है आपको
कि कैसे फाइंड आउट करते हैं। तो इसके लिए कोफैक्टर्स से जो हमारा मेड होगा मैट्रिक्स उसी का ट्रांसपोज फाइंड आउट करना है। तो चलिए एवरी एलिमेंट का हम क्या फाइंड आउट करें, कोफैक्टर। तो A11 का कोफैक्टर क्या होगा आपका -1 टू द पावर 1 + 1, सॉरी, फिर -2 -1 माइनर एंड 1 -2, तो क्या हो गया आपका A11 हो गया -1 टू द पावर 2 4 + 1 दैट इज इक्वल टू 5। क्लियर। फिर हमारा क्या है A12, तो -1 टू द पावर 1 + 2 और इस एलिमेंट का माइनर 1 3 1 - 2, ठीक है। तो -1 टू द पावर 3 -2 -3 दैट इज इक्वल टू 5। फिर हमारा क्या है थर्ड एलिमेंट, फर्स्ट रो के थर्ड एलिमेंट 3 का माइनर 1 3 -1 3 -2 -1, यहां पे क्या हो जाएगा आपका -1 टू द पावर 1 + 3, तो -1 टू द पावर 1 + 3 दैट इज इक्वल टू +1, तो -1 + 6 दैट इज इक्वल टू 5। तो हमारा एलिमेंट्स जो है फर्स्ट रो के एलिमेंट्स का हमारा कोफैक्टर मिल गया 5 5 5। क्लियर। तो ए जो है हमारा जो है इनवर्स A11 A12 A13 मिल गया। चलिए अब फाइंड आउट करें A21 के लिए -1 टू द पावर 2 + 1। अब इस एलिमेंट 1 का माइनर 3 -1 3 -2, क्या हो जाएगा आपका -1 और ये हो जाएगा -6 + 3 दैट इज इक्वल टू 3। फिर A22 क्या होगा -1 टू द पावर 4। अब इस -2 का माइनर 2 3 3 -2, तो ये आपका हो गया -4 -9 दैट इज इक्वल टू -13, ठीक है। फिर A23 क्या हो जाएगा -1 टू द पावर 5। अब 1 का माइनर 2 3 3 -1, ठीक है। तो ये आपका माइनस हो गया -1 -2 -9 दैट इज इक्वल टू 11। फिर आपका है A31 मीन्स -1 टू द पावर 4। अब इसका माइनर 3 -2 3 1 3 -2 3 1, ठीक है। तो ये आपका हो गया +3 + 6 दैट इज इक्वल टू 9। अब क्या चाहिए A32 क्या होगा आपका -1 टू द पावर 5। A32 -1 का माइनर 2 1 3 1, ठीक है। तो ये हो गया माइनस एंड 2 -3 दैट इज इक्वल टू 1। क्लियर। अब क्या चाहिए A33, तो -1 टू द पावर 6। अब इसका जो है माइनर 2 1 3 -2, तो आपका हो गया -4 -3 -7। क्लियर। तो हमारा जो है गिवन इक्वेशंस था और इससे जो है A मैट्रिक्स हमने लिया, B मैट्रिक्स लिया, डिटर्मिनेंट A फाइंड आउट किया, ठीक है। अब हम जो है एडजॉइंट A फाइंड आउट करना चाह रहे हैं। तो एडजॉइंट A के लिए हम ऐसा जो है मैट्रिक्स फाइंड आउट करें जो कि मैट्रिक्स A के एलिमेंट्स के कोफैक्टर से मेड हो और उसका ट्रांसपोज हमारा क्या कहलाएगा एडजॉइंट ऑफ A कहलाएगा, ठीक है। क्लियर। नोट कर ले तो नोट कर ले। अब हमारा जो है डिटर्मिनेंट A कितना मिला है आपका, डिटर्मिनेंट A मिला है 40। डिटर्मिनेंट A कितना मिला है 40, इसको लिख लें डिटर्मिनेंट A 40, ठीक है। अब एडजॉइंट A चाहिए, क्या चाहिए एडजॉइंट A। तो एडजॉइंट A के लिए जो ट्रांसपोज ऑफ इसके कोफैक्टर से, तो इसके कोफैक्टर्स के एलिमेंट लिखें A11 5 5 5, ठीक है। फिर A21 3, ठीक। फिर A22 -13, ठीक है। फिर A23 11, फिर A31 9, फिर A32 1 और A33 -7। अब इसका ट्रांसपोज लिख लें। ट्रांसपोज मीन्स
रो और कॉलम आपस में चेंज कर लें। तो 5 3 9, 5 3 9, फिर हो गया 5 माइनस 31 1, 5 11 और -7। क्लियर। तो ये मिल गया एडजॉइंट ऑफ ए। ठीक है, एडजॉइंट ऑफ ए मिल गया। अब जो है एडजॉइंट ए मिल गया, तो अब क्या चाहिए हमें? ए इनवर्स चाहिए। तो ए इनवर्स के लिए 1 बाई डिटर्मिनेंट ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए। क्लियर। तो 1 बाई डिटर्मिनेंट ए वैल्यू कितना था? 40। डिटर्मिनेंट ए का वैल्यू कितना था? 40। और अभी हमने जो है एडजॉइंट ए का वैल्यू फाइंड आउट किया, उसको पुट करें तो क्या हो गया आपका? 5 5 5, 3 माइनस 13 11, 9 1 माइनस 7। ठीक है, अब 40 से मल्टीप्लाई कर लें तो 5 बाई 40, 3 बाई 40, 9 बाई 40, फिर 5 बाई 40, 5 बाई 40, माइनस 13 बाई 40, 11 बाई 40। ठीक है, और फिर यहाँ पे क्या हो गया? 1 बाई 40 माइनस 7 बाई 40। क्लियर। अब क्या चाहिए? x इज इक्वल टू ए इनवर्स इंटू बी। एक्स मीन्स एक्स बाई जेड। ठीक है, ए इनवर्स क्या है आपका? 5 बाई 40, 5 बाई 40, 5 बाई 40, फिर क्या है? 3 बाई 40 माइनस 13 बाई 40, 11 बाई 40, फिर यहाँ पे क्या है? 9 बाई 40, फिर 1 बाई 40 एंड माइनस 7 बाई 40। क्लियर। और बी हमारा क्या है? 5 माइनस 4 एंड 3। ठीक है, मल्टीप्लाई करें इसको तो 25 बाई 40 माइनस 12 बाई 40 प्लस 27 बाई 40। ठीक है, फिर 25 बाई 40 प्लस 52 बाई 40 प्लस 3 बाई 40। क्लियर। फिर 25 बाई 40 माइनस 44 बाई 40 माइनस 21 बाई 40। क्लियर। अब इसको सिंप्लीफाई कर लें तो 25 प्लस 27, 25 प्लस 27 कितना हो जाएगा? 52 और 52 माइनस 12 40 बाई 40 1। क्लियर। फर्स्ट हो गया 1, फिर 52 और 3 55 और 5 60 एंड 20 80 बाई 2 40। ठीक है, अब 25 माइनस, इसको सिंप्लीफाई करें तो माइनस 21 माइनस 41 कितना हो जाएगा आपका? माइनस 65 प्लस, तो ये हो गया -1। क्लियर। तो ये आपका मिल गया कि एक्स वाई जेड मैट्रिक्स आपका है एक्स वाई जेड इज इक्वल टू मैट्रिक्स 1 to -1। क्लियर। तो दो इक्वल मैट्रिक्स हो तो उसके करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स जो है हमारे क्या होते हैं? इक्वल होते हैं। दैट मीन्स x इज इक्वल टू 1, y इज इक्वल टू 2 एंड z इज इक्वल टू -1। तो जो गिवन सिस्टम ऑफ इक्वेशंस था उसका सॉल्यूशन हमने फाइंड आउट किया विद द हेल्प ऑफ मैट्रिक्स। क्या मिल गया आपका? x इज इक्वल टू 1, y इज इक्वल टू 2 एंड z इक्वल टू -1। क्लियर। नोट कर लें। तो ऐसे ही जो है हम 2 वेरिएबल्स और 3 वेरिएबल्स का सिस्टम ऑफ इक्वेशंस गिवन हो तो विद द हेल्प ऑफ मैट्रिक्स जो है हम उस सिस्टम का सॉल्यूशन फाइंड आउट कर सकते हैं। क्लियर। चलिए एक जो है ऐसा जो है क्वेश्चन लें, सिस्टम ऑफ इक्वेशंस लें जिसमें ये शो करें कि जो हमारा सिस्टम है वो कंसिस्टेंट है और इनकंसिस्टेंट है। ठीक है, तो लेक्चर के शुरू में ही हमने जो है डिस्कस किया था कि कंसिस्टेंट ऑफ सिस्टम ऑफ इक्वेशंस और इनकंसिस्टेंट ऑफ सिस्टम ऑफ इक्वेशंस क्या होता है। तो चलिए क्वेश्चन है आपका कि सो दैट, इस टाइप का क्वेश्चन करें कि सो दैट सिस्टम ऑफ इक्वेशंस इक्वेशन इज इनकंसिस्टेंट।
क्या करना है हमें, सिस्टम ऑफ इक्वेशन को दिखाना है कि सिस्टम हमारा क्या है, इनकंसिस्टेंट है। तो क्या है आपका इक्वेशन, x प्लस 2y इज इक्वल टू 9, 2x प्लस 4y इज इक्वल टू 7। क्लियर। लेक्चर के शुरू में ही हमने जो है डिस्कस किया था कि इनकंसिस्टेंट जो है क्या होता है कि जिसमें हमारा सिस्टम का कोई जो है सॉल्यूशन न हो तो उस सिस्टम ऑफ इक्वेशंस को इनकंसिस्टेंट बोलते हैं। और उस कंडीशन में कंडीशन हमारा क्या होना चाहिए कि डिटर्मिनेंट ए का वैल्यू जो होना चाहिए, डिटर्मिनेंट ए का वैल्यू जो है 0 होना चाहिए एंड एडजॉइंट ए इंटू बी डज नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए। ठीक है, तो ऐसे जो है सिस्टम ऑफ इक्वेशन को हम क्या बोलेंगे, इनकंसिस्टेंट बोलेंगे। तो चलिए डिटर्मिनेंट ए वैल्यू फाइंड आउट करें। तो डिटर्मिनेंट ए क्या होगा, डिटर्मिनेंट ए मीन्स जो इसका वेरिएबल है उसके कोफिशिएंट से जो मेड होगा मैट्रिक्स, उसी का डिटर्मिनेंट हमारा जो है डिटर्मिनेंट ए कहलाएगा। इसका वैल्यू फाइंड आउट करें, क्या मिल गया, 4 माइनस 4 इक्वल टू 0। फर्स्ट कंडीशन वेरीफाई है। फर्स्ट कंडीशन क्या है, वेरीफाई है कि डिटर्मिनेंट ए हमारा जो है 0 है। ठीक है, अब सेकेंड देखें कि एडजॉइंट ए इंटू बी डज नॉट इक्वल टू 0 है कि नहीं है। अगर जो है एडजॉइंट ए इंटू बी डज नॉट इक्वल टू 0 होगा तो हमारा सिस्टम क्या होगा, इनकंसिस्टेंट होगा। क्लियर। तो चलिए एडजॉइंट ए के लिए, एडजॉइंट ए के लिए क्या हम करेंगे, ट्रांसपोज ऑफ इसके कोफैक्टर से मेड जो है कोई मैट्रिक्स हो तो उसका ट्रांसपोज ही उसका क्या कहलाएगा, एडजॉइंट कहलाएगा। क्लियर। तो चलिए A11 फाइंड आउट करें। A11 के लिए -1 टू द पावर 1 प्लस 1, M11 दैट मीन्स 4, क्या हो गया आपका 4। फिर A12 दैट मीन्स 1 प्लस 2 और इसका माइनर 2, क्या मिल गया आपका -2। A22 21 21 तो -1 टू द पावर 2 प्लस 1, इसका माइनर 2 दैट मीन्स -2। A22 -1 टू द पावर 2 प्लस 2, अब इसका माइनर 1, क्या मिल गया आपका 1। ठीक है, तो हमारा क्या हो गया, एडजॉइंट ऑफ A इज इक्वल टू ट्रांसपोज ऑफ A11 A11 4 A12 -2 A21 -2 A22 1। क्लियर। अब जो है इसका एडजॉइंट क्या होगा, तो एडजॉइंट ऑफ A इसका ट्रांसपोज लिखें। ट्रांसपोज मीन्स रो और कॉलम को आपस में इंटरचेंज कर लें। ठीक है, इंटरचेंज कर लें तो हमारा हो गया एडजॉइंट A। अब हमें क्या दिखाना है कि एडजॉइंट A इंटू बी का वैल्यू फाइंड आउट करना है। एडजॉइंट A आ गया आपका 4 -2 -2 1। बी क्या है, जो कांस्टेंट है उससे जो हमारा जो है मैट्रिक्स मेड है वही बी है, तो हो गया 9 7। अब जो है इसको मल्टीप्लाई करें, क्या हो जाएगा, फर्स्ट रो और कॉलम का 36 माइनस 14 फिर -18 प्लस 7। ठीक है, तो क्या मिल गया आपका यहाँ पे, 6 में से 4 गया 2 और 3 में से 2, फिर यहाँ पे -11। ठीक है, क्या मिल गया, डज नॉट इक्वल टू 0। तो हमारा क्या हो गया कि एडजॉइंट A इंटू बी डज नॉट इक्वल टू 0 है और डिटर्मिनेंट A का वैल्यू जो है 0 है, तो दैट मीन्स सिस्टम इज इनकंसिस्टेंट। क्लियर। नोट कर लें कि किसी सिस्टम ऑफ इक्वेशंस को हमें दिखाना हो कि कंसिस्टेंट है और इनकंसिस्टेंट है, तो इनकंसिस्टेंट कब होता है, जब डिटर्मिनेंट A का वैल्यू जो है 0 हो और एडजॉइंट A इंटू बी डज नॉट इक्वल टू 0 हो, तो उस कंडीशन में हमारा क्या होता है, इनकंसिस्टेंट होता है, अदरवाइज कंसिस्टेंट होगा। क्लियर। नोट कर लें। तो इस लेक्चर में हम लोगों ने डिस्कस किया कि किसी सिस्टम ऑफ इक्वेशंस का सॉल्यूशन कैसे फाइंड आउट करेंगे, जब विद द हेल्प ऑफ मैट्रिक्स। क्लियर। इसी के साथ
सिलेबस 12th के अकॉर्डिंग जो मैट्रिसेस और डिटर्मिनेंट का सिलेबस था कंप्लीट हो गया। चलिए तो नेक्स्ट जो है लेक्चर में मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर के कॉन्सेप्ट के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद बच्चों।